हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं कि समाज में विकास की प्रक्रिया और सुधारों की प्रक्रिया सतत लेकिन धीमे चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम देख सकते हैं, अगर इतिहास में जाकर के देखें कि राजा राम मोहन राय के समय से सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी स्थितियों में सुधार किए गए, महिला शिक्षा में सुधार किए गए और भी आने वाले समय में महिला समानता के मुद्दों को उठाया जाता रहा। एक ऐसा ही मुद्दा कुछ समय पहले उठाया गया था जिसमें महिलाओं को भारतीय सेना के अंतर्गत स्थायी रूप से कमीशन करने की बात आई थी। इसके अलावा उनको कमांडिंग पोजीशन में लाए जाने की भी बात आई थी। तो अब कमांडिंग पोजीशन में उनको लाए जाने का जो मुद्दा था उसमें सफलता मिल चुकी है और कई सारी महिलाओं को इस पोजीशन पर लाया जा रहा है। आज का जो हमारा मुद्दा है इससे ही संबंधित है। दिया हुआ है क्यों खास है इंडियन आर्मी में महिला कमांडिंग अधिकारियों की नियुक्ति। तो इस नियुक्ति प्रक्रिया का इतने समय से इंतजार किया जा रहा था, काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और अब जाकर के नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। तो इसमें क्या खासियत है, इसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो न्यूज है, वीमेन गेट कमांड रोल्स इन द इंडियन आर्मी, व्हाई दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। क्यों इतना महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है, पूरी बात को जानेंगे। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो इस टॉपिक से जुड़ जाएंगे, जैसे कि पदोन्नति की क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्यों महत्वपूर्ण है इस तरह की पदोन्नति, इसमें अभी तक अगर देरी हो रही थी तो कौन कौन से कारण थे, तकनीकी क्या क्या दिक्कतें थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर क्यों किया, क्या उनका आदेश था, कौन सी यूनिट अब ये संभालेंगी, किसको कमांड करेंगी। तो इंडियन आर्मी की चूंकि बात है तो इसमें एक सवाल ये भी होगा कि नेवी और एयरफोर्स की क्या स्थिति है। एक निष्कर्ष और एक सवाल जो कि मेंस में आपसे इसको लेकर के महिला सशक्तिकरण वाले मुद्दे से जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जुड़ जाएगा। सरकारी नीतियां, सामाजिक न्याय और विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं जीएस पेपर 3 का है, बाकी 2 के हैं। किसी में भी जोड़ करके पूछा जा सकता है, निबंध में आप इसको लिख सकते हैं। तो चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जो न्यूज आई है, न्यूज के मुताबिक 22 जनवरी तक सेना में लगभग 108 महिला अधिकारियों की कर्नल के पद पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है और एक विशेष चयन बोर्ड द्वारा इनकी नियुक्तियां की जा रही हैं या फिर इनके चयन को मंजूरी दी जा रही है। और अब क्या होगा, संबंधित सेवाओं में इकाइयों और सैनिकों को कमांड करने की योग्यता इनके पास आ जाएगी, कमांडिंग पोजीशन में ये आ जाएंगी। पूरी प्रक्रिया क्या है इसको विस्तार से जाने। तो पदोन्नति की प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 244 महिला अधिकारियों के लिए जो रिक्तियां हैं उनके अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, यानी 244 ऐसे महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है इस प्रक्रिया में, जो कि इसके लिए योग्य हो सकती हैं प्रक्रिया को फॉलो करते हुए और वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए। इसमें 1992 से लगा करके 2006 बैच तक की जो भी महिला अधिकारी होंगी उनको शामिल किया गया है। तो अलग अलग शाखाओं में, यानी अलग अलग आर्म्स में और अलग अलग सर्विसेज में ये जाएंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग, सिग्नल, सेना वायु रक्षा, खुफिया कोर, सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी अन्य। ठीक, तो 19 जनवरी तक ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रक्रिया है ये अभी ही हो रही है, इसमें कुछ समय पहले भी ये शुरू हो चुकी थी। 19 जनवरी तक 80 महिला अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल रैंक के लिए मंजूरी दे दी गई थी और इनका जो चयन है स्पेशल नंबर 3 जो सिलेक्शन बोर्ड था उसके द्वारा किया गया था। ये क्या कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, अभी एक स्पेशल बैच के लिए हर दिन ऐसा जो चयन है वो चयन प्रक्रिया आयोजित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1992 वाले बैच से की है और उसका जो परिणाम है उसी दिन दे देते हैं। कोई भी अधिकारी होगा उसको पदोन्नति के लिए 3 मौके दिए जाते हैं और उससे जुड़ी हुई जो समीक्षा है परिणाम घोषित होने के 3 दिनों के भीतर कर ली जाती है, ताकि किसी तरह की कोई दुविधा ना रहे। तो एक सवाल कि ये जो प्रक्रिया है इसको किया जाना क्यों महत्वपूर्ण है, इससे महिलाओं को क्या लाभ होगा, इससे सेना को क्या लाभ होगा, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा, समाज के लोगों को क्या लाभ होगा। क्योंकि सेना में जो भी लोग आते हैं, महिलाएं या पुरुष, वो समाज से ही आते हैं। तो इसमें एक जो भूमिका है वो क्या होगी, किस तरह से बनेगी। पहला कि सेना में महिलाओं को भी एक लंबा करियर ऑप्शन मिल जाएगा। अभी के लिए उनका जो करियर है बहुत लंबा नहीं चल पाता, ऊपर के रैंक तक नहीं पहुंच पाती। तो एक तो ये होगा। दूसरा, चूंकि कमांडिंग पोजीशन में आएंगी इसलिए एक नेतृत्व क्षमता उनके अंतर्गत कितनी है उनको दिखाने का अवसर मिलेगा और नेतृत्व क्षमता तक पहुंचने की भी एक पुष्टि होगी कि अब वो कमांड कर पा रही हैं ट्रूप्स को जो ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के साथ जो समानता है उसके भी अवसर मिलेंगे। तो इससे पहले बल में सीमित अवधि के उन्हें करियर ऑप्शन मिलते थे,
जो कि लगभग 14 वर्ष तक का होता था। तो कर्नल बनने के लिए अभी तक किसी भी तरह के पदोन्नति के रास्ते नहीं थे। एक बार अभी इसको भी देख लेंगे कि क्या प्रक्रिया थी कर्नल बनने की। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनको किसी भी तरह के वरिष्ठ पदों तक नहीं भेजा गया था। 2 शाखाएं यानी 2 आर्म्स ऐसी थी जहां पर उनकी नियुक्ति की जाने लगी थी। 2008 से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 2 पद ऐसे थे 2 जगह, यानी कि जज एडवोकेट जनरल ब्रांच और सेना शिक्षा कोर, इन 2 के अंतर्गत इनको नियुक्तियां मिलती थी। लेकिन ये जो 2 ब्रांचेस थी या 2 आर्म्स थी, विशुद्ध रूप से कह सकते हैं कि कमांडिंग नियुक्तियां नहीं थी। इनको कमांडिंग पोजीशन नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जो नियुक्तियां थी ये प्रशासनिक कहीं अधिक थी बजाय कमांडिंग के। तो ऐसा माना जाता था कि इन नियुक्तियों में होना भी, हालांकि वैसे तो वरिष्ठता के आधार पर महत्वपूर्ण है, लेकिन उस तरह से नहीं है, कमांडिंग पोजीशन कम है। तो महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं और स्थायी कमीशन की प्रक्रिया हम आज देख रहे होते हैं। तो सेना की लगभग सभी धाराओं में महिला अधिकारियों को पदोन्नति देने की बात की गई थी, बशर्ते एक धारा को छोड़कर जो थी प्योर कॉम्बैट आर्म्स। इसके अंतर्गत क्योंकि जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर भेजे जाते हैं, लड़ते हैं, तो यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल ये आर्म्स छोड़ी गई है। इस पर भी कुछ विकल्प हैं, उसको देखेंगे अभी। तो पदोन्नति में इतनी देरी क्यों हुई, एक सवाल ये पूछा जा सकता है, जबकि महिलाएं तो 1992 से ही 1992 की शुरुआत में ही सेना में शामिल होने लगी थी। इसको समझिए, सेना में तो शामिल होने लगी थी, ठीक, लेकिन जो कर्नल का पद है वहां तक पहुंचने के लिए 16 से 18 वर्ष के बीच की सेवा देना जरूरी होता है, यानी आपकी इतनी सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद आप कमांडिंग पोजीशन पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 14 वर्ष के आसपास ही जब रिटायर हो जाएंगे तो कैसे उस वर्षों तक की सेवा की जो एक दिया गया है वो कैसे पूरा कर पाएंगे उस मानदंड को। इसके अलावा इसमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और कई तरह के पाठ्यक्रम भी शामिल होते हैं उस सर्विस तक पहुंचने में। 1992 में जो दिया गया था ऑप्शन, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का दिया गया था, एसएससी का। बाद के वर्षों में स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि शॉर्ट सर्विस खत्म हो जाती है और स्थायी कमीशन का विकल्प भी ना होने के चलते फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो इसका एक अपवाद हालांकि ये देख सकते हैं, जो 2008 वाला था, हमने पीछे डिस्कस किया, जेएसी और सेना शिक्षा कोर। लेकिन अन्य सेवाओं के लिए महिलाएं स्थायी कैडर में नहीं जा पाती थी और पहले ही रिटायरमेंट उनको लेनी पड़ती थी, ये एक समस्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक पहुंचने से पहले एक बार उसकी छोटी सी पृष्ठभूमि को देख ले, क्योंकि सेना ने उसके पहले कुछ आदेश या अपने कुछ नियमों में बदलाव कर दिए थे। 2019 में सेना ने जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था महिलाओं के लिए, उनको स्थायी कमीशन चुनने की अनुमति दे दी, यानी अगर वो आगे भी सर्विस में बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते थे, ये बात कह दी गई। नियमों को बदल दिया गया, लेकिन ये जो नियम थे रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर नहीं बदले गए, यानी पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदले गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो पुराने अधिकारी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता था। इस पर कहा गया कि 2020 के जो नए बैचेस होंगे, महिला अधिकारी आएंगे, उन पर यह लागू होगा। फिर इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आता है फरवरी 2020 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नियम है ये पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे और जो पुराने अधिकारी हैं, पुरानी महिला अधिकारियों पर भी उन्हें स्थायी रूप से कमीशन दिया जाएगा। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसके अंतर्गत उनके जो पदोन्नति के रास्ते हैं वो खुल रहे हैं और उनको सेना में आने वाले समय में अपना कौशल दिखाने का और भी मौका मिल पाएगा और भी बड़े पदों पर वो जा पाएंगी। कौन कौन सी यूनिट होंगी, तो अभी कुछ कमांडिंग यूनिट की हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जैसे आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक, और बाकी। लेकिन इसमें जो शामिल नहीं होगा वो होंगी कोर कॉम्बैट आर्म्स, यानी कि जहां पर विशुद्ध रूप से लड़ाई होती है, जैसे कि इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्म्ड कॉर्प्स। हालांकि आर्मी इसके विकल्प के रूप में महिलाओं के लिए कॉम्बैट सपोर्ट आर्म को शुरू कर रही है, जिसे कहा गया है कोर ऑफ आर्टिलरी। तो बेसिकली यहाँ पर जो कमांडिंग की बात है वो बहुत ज़्यादा आ रही है कि कमांड क्या है। तो जो ग्राउंड पर ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको कमांड करना, उनको निर्देश देने का अधिकार फिर यहाँ से मिल जाता है। जो कर्नल की पोजीशन है अपने आप में महत्वपूर्ण है और फिर वो कमांड कर सकते हैं जो भी ग्राउंड पर होंगे। उसके नीचे के अधिकारी को वह निर्देश देने के अधिकार यानी नियमों के तहत नहीं होते। चलिए, तो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में क्या स्थिति है, अगर आर्मी ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है तो यहाँ पर क्या स्थिति है। तो अगर महिला अधिकारियों को देखें तो
नेवी की सभी शाखाओं में वो शामिल हैं और भविष्य में स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी, ये बात कही गई है। तो तट आधारित जो इकाइयां हैं उनको कमांड कर सकते हैं। इसके अलावा शिप और एयर स्क्वाड्रन उनको कमांड करने में सक्षम है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो महिला अधिकारियों के लिए सभी शाखाएं खुली हैं, जैसे कि फाइटर स्ट्रीम और नई हथियार प्रणाली शाखा भी उसमें शामिल है। इसमें योग्यता और रिक्तियों के आधार पर उनको स्थायी कमीशन दिया जाता है और भविष्य में कमांड यूनिट की भी वो पात्र होंगी, ऐसी बात बताई गई है। अब कितने अधिकारी इस वक्त शामिल हैं, तो एक रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई थी उसके मुताबिक ये डेटा लिया गया है। इसमें बताया है कि थल सेना में इस वक्त 1705 महिला अधिकारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भी है एयरफोर्स और नेवी की तुलना में। आर्मी हमारी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा पर्सनल उसमें शामिल हैं। वायुसेना में 1640 महिला अधिकारी हैं और नेवी में 559 महिला अधिकारी शामिल हैं। तो भारत के अंतर्गत इस तरह की जो व्यवस्था है उसको शुरू किया जाना बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है और कह सकते हैं सामाजिक विकास का एक अगला चरण है। देश के अंतर्गत महिला समानता के मुद्दों का अगला चरण है, क्योंकि अगर इस व्यवस्था को देखा जाए तो केवल भारत ही एकमात्र अकेला देश नहीं है जिसने महिलाओं को इस तरह की कमांडिंग पोजीशन पर आने के रास्ते खोले हैं। अन्य देशों को देखें तो यूएसए की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और इजराइल समेत जो भी प्रमुख देश हैं वो सभी इस तरह की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के कमांडिंग पदों पर उनको भी तैनात होने की मंजूरी मिलती है। तो बहुत सराहनीय और स्वागत योग्य यह कदम है। इसके साथ ही इस सेशन को हम विराम देंगे। अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो तो आपको प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है, विगत वर्षों में महिला समानता के बढ़ते मुद्दों के बीच भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांडिंग पदों पर तैनात होने की मंजूरी दी गई है। इन नियुक्तियों के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। ये जो निहितार्थ शब्द है यहाँ पर ही आपको पूरी कहानी बता देनी है कि अब तक क्या हो रहा था, क्यों जरूरी है, किस तरह से होना है, इन सभी बातों को आप फ्रेम कर सकते हैं। अब कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे, कई कमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कहा कि उनको इस प्रश्न को फ्रेम करने में कई बार समस्या होती है। तो हम इस पर एक अलग से सेशन कर लेंगे जिस पर कुछ फ्रेमिंग्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवालों को किस तरह से हमें डील करना है। बहरहाल अगर इस प्रश्न के लिए देखें तो इसमें आप एक छोटी सी भूमिका लिख सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि किसी भी समाज के लिए, जिस तरह से हमने इसको शुरू किया कि किसी भी समाज के लिए महिलाओं की बराबरी और महिलाओं का साथ आना बहुत आवश्यक होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी आवश्यक है। तो भूमिका के बाद मेन बॉडी में लिखेंगे। क्यों शुरुआत ही देखिए प्रश्न की कैसे हुई है कि विगत वर्षों में महिला समानता के बढ़ते मुद्दों के बीच भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांडिंग पदों पर तैनात होने की मंजूरी दी गई है। इसी बात की बात कर रहा है। तो उसके बाद आप बता देंगे कि हाँ इस तरह से मंजूरी दी गई है, इसका मामला ये था, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त यहाँ पर यह आदेश दिया। उसके बाद आगे लिख दीजिएगा कि इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है, इस प्रक्रिया में ये होगा, इस प्रक्रिया से ये लाभ है। लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष बता दीजिए और निष्कर्ष ऐसा हो जो बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि आपने इन्हीं लाइनों को छोटा कर दिया है, थोड़ा सा भविष्य की ओर उन्मुख करते हुए कि हाँ इन क्षेत्रों में जो है समानता की बात आ गई है। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर और हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। एक दो क्षेत्रों के नाम आप यहाँ पर बता दीजिए और ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में कुछ और प्रश्नों के अभ्यास के लिए हम कुछ और वीडियो बना लेंगे। तब तक आप अपना अभ्यास जारी रखिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।